हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्टर 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं। कमेंट आ रहा था बहुत दिन से कि सर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो है पार्ट 3 करा दीजिए। तो हम आज स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका है पार्ट 3 नंबर। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, क्या किया जाए, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि एलपी हमारा जो CBT 2 का है एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। हाँ, इतनी दूर दूर से एंटर दिया था, बट बहुत लड़के गए थे, फिर वहाँ से वापस आ गए, है ना। अब क्या ही कर सकते, बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर के। चलिए फ्रेंड, देखती है, तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। फिर इस एग्ज़ाम में आपका नोटिस आने की संभावना है, आ जाएगा और एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं अब। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप धैर्य बनाए रखें। ठीक है, धैर्य ना, साहस ना खोएं। ठीक है, बनाए रखें साहस। एग्ज़ाम होगा और फिर हम लोग बैक करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम देखिए पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा था कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है ना, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है, दूसरा होता है समांतर क्रम में। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। हमने एक श्रेणी क्रम का बनाया हुआ है डायग्राम, देख रहे हैं। श्रेणी क्रम का हमने एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ से हमारी बैटरी है, बैटरी से जो सप्लाई हो रही है, धारा आई, करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3 है। ठीक है, तो जो हमारी आई करंट फ्लो हो रही है, सभी धाराओं में समान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी धाराओं में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में हमारा जो धारा होती है बिल्कुल समान होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, समान रहता है। क्लियर। लेकिन जो वोल्टेज होगा हमारा श्रेणी क्रम में, वो अलग अलग होगा। क्लियर होगी बात, वोल्टेज क्या होगा हमारा, अलग अलग होगा। देखिए, हम जो ओम्स लॉ पढ़े थे, V बराबर I इंटू आर होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में हमारा बोल्ट अलग होगा, तो V1 बराबर I R1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो R3 है आपका, ठीक है, ये तीसरा प्रतिरोध है। R2 क्या है, दूसरा प्रतिरोध है। R1 क्या है, पहला प्रतिरोध। जब पूरे वोल्टता को अगर हम जोड़ेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, तो यहाँ से V की जगह क्या हो जाएगा, V की जगह IR हो जाएगा, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। ठीक है, I जब हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, जब हम I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर से भी I कॉमन ले लें, इधर से भी I कॉमन ले लें, तो यहाँ R बचेगा इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। R जब इधर तीनों में से कॉमन लिए, R ये कॉमन लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। तो श्रेणी क्रम में जो हमारा होता है फार्मूला, R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये होता है। देखिए, श्रेणी क्रम में जो हमारा तुल्य प्रतिरोध का मान होता है सबसे बड़े जो प्रतिरोध से भी ज़्यादा होता है। क्या कह रहा है इसका मतलब, इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारा, मान लीजिए R1 की वैल्यू क्या दिया है, 2, मान लीजिए R1 की वैल्यू 5 दिया है, R2 की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है, R3 की वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करिए, कितना होता है, तो 7 5 12, है ना, 7 5 12, 12 3 15, यानी 15 आ गया। तो इन सभी में कौन सा सबसे प्रतिरोध बड़ा है, 7, तो इससे भी वैल्यू इसकी ज़्यादा आ गई। तो जो हमारा तुल्य जो प्रतिरोध होगा सभी को मिला करके भी इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। कब, जब हमारा समांतर क्रम नहीं जो होकर के हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में हो। जब प्रतिरोध कैसा है हमारा, श्रेणी क्रम में, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा क्या आएगा, ज़्यादा। ठीक है, चलिए, वहीं मैं यहाँ देखिए, यहाँ भी कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे प्रतिरोध से भी ज़्यादा होता है। और देखिए, श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, है ना, जब प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो हमारा धारा कम होगा। मैंने अलग अलग थ्योरी में बता चुका हूँ कि जब प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना, तो धारा क्या होगा, कम होगा। श्रेणी क्रम में एक उपकरण खराब होने पर सभी खराब हो जाते हैं, क्योंकि
इसलिए ख़राब हो जाते हैं। देखिए ऊपर दिया है कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस ये ख़राब हो गया सपोज दैट, ठीक है, ये सही है, तो यहाँ से तो हमारा फ्लो होगा, बट ये ख़राब हो गया तो R3 में फ्लो नहीं होगा। तो एक अगर उपकरण ख़राब हो गया तो सब उसकी तरह ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध खराब हो जाने पर सभी खराब हो जाता है। सभी उपकरण के लिए एक ही स्विच का प्रयोग किया जाता है। किसमें? आपका किसमें प्रयोग किया जाता है? श्रेणी क्रम में, ठीक है। चलिए सॉरी, देखिए फिर कह रहा है समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है? समांतर क्रम में जो होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल में लगेगा, समांतर में लगेगा। देखिए यहाँ से हमने जो बैटरी की सप्लाई दिया है ना, आई करंट, तो आई करंट यहाँ पर आकर तीनों लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चली गई, इसमें I3 चला गया, ठीक है। और इसका जो प्रतिरोध है दोनों का R1, R2 और R3 है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विभवांतर समान होता है बट धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से जो फ्लो हो रहा है आपका धारा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3 हो जाता है, ठीक है। तो धारा का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तीनों भिन्न भिन्न धाराओं का जोड़ कुल धारा के बराबर होता है। जो इसमें क्या होता है कि तीनों जो भिन्न भिन्न जो धाराएं होती हैं I1, I2, I3, तो ये I के बराबर होगा। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब I बराबर क्या होता है? V/R बराबर V/R1 प्लस V/R1 प्लस R2 प्लस V/R3। तो R1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ कह रहा है कि यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, यदि दो प्रतिरोध सिर्फ समांतर क्रम में, तो क्या होगा? तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर R1 R2 एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी R इक्विवेलेंट लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो प्रतिरोधों के लिए है, ये तीन प्रतिरोधों के लिए है। क्लियर हो रही बात? चलिए, यहाँ कह रहा है कि समांतर क्रम में जो संयोजन होता है और जो तुल्य प्रतिरोधों का मान होता है उन सभी छोटे प्रतिरोधों के मान से भी कम होता है। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है कि छोटे प्रतिरोधों में से मान से कम होता है। मतलब देखिए यहाँ कह रहा है कि अगर R की वैल्यू मान लीजिए, यहाँ देखिएगा, अभी समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे यहाँ कह रहा है कि R की वैल्यू आपकी कितनी है, मान लीजिए 2 ओम है ना, और R3 की वैल्यू है आपका 4 ओम, R2 की, R1 की ये, R2 की ये, और R3 की मान लीजिए हो गया, मान लीजिए 3 ओम, ठीक है। तो कह रहा है कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा ना, जो सबसे छोटी वाली भुजा होगी, इससे भी वैल्यू कम आएगी। देखिए कैसे? देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 है ना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। तो 2 छक्के 12 है ना, 4 3 12 है ना, प्लस 3 चौके 12 है ना। देखिए 6 3 9 है ना, 6 3 9 9 4 13, तो ये 13/12 आ गया। कितना आ गया? 13/12। 13/12 को भाग दीजिएगा तो इसकी वैल्यू 2 से कम आएगी ना। इसका मतलब है कि समांतर क्रम में संयोजन तथा तुल्य प्रतिरोधों का मान उन सभी छोटे प्रतिरोधों के मान से भी कम होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दे सकता है कि समांतर क्रम में क्या सही है या क्या गलत है। तो समांतर क्रम में जो हमारा ये होता है, समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोधों का मान होता है उन सभी छोटे प्रतिरोधों के मान से भी क्या होता है? हमारा कम होता है। क्लियर होगी बात? ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समझ में आया आपको? आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि बड़े आकार के प्रतिरोध का मान, देखिए यहाँ कह रहा है कि बड़े आकार के प्रतिरोध का मान अंकों में अंकित रहता है, परंतु छोटे आकार के प्रतिरोध का मान कलर कोड के रूप में अंकित होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़े अंकों में जो अंकित रहता है, जो मान ना आपका, जो बड़े अंक में होते हैं अंकित, तो उसका तो अंकित मान होता है, परंतु जो छोटे आकार के जो प्रतिरोध होते हैं उनको किससे करते हैं? कलर कोडिंग के रूप में हम जानते हैं। किसमें? हम कलर कोड के रूप में जानते हैं। क्लियर हुई बात? प्रतिरोध पर प्रायः 4 रंगों की बैंड होती है। कितने रंगों की? तो
तो 4 रंगों की बैंड होती है। इनमें चौथा बैंड प्रतिशत टॉलरेंस प्रदर्शित करता है। पूछ सकता है कि जो चौथा बैंड होता है क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रतिशत टॉलरेंस प्रदर्शित करता है। क्लियर हुई बात। चलिए देखिए, जो ब्लैक का हमारा जो कलर होता है, ब्लैक का जो कोडिंग होती है कितनी होती है हमारी, जो ब्लैक की होती है 0, ब्राउन की 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। ये हमारा कोडिंग है। बोलेगा कि 5 की कलर कोडिंग क्या है, तो ग्रीन आएगा। 4 क्या होता है, तो येलो। या पूछ देगा ब्लू की क्या कोडिंग होगी, तो 6 होगा। वायलेट का क्या होगा, 7 होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। चलिए, विद्युत शक्ति क्या होता है, P बराबर W/T, यानी प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए, विद्युतीय उपकरण की कार्य शक्ति की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। फार्मूला हमने आपको बताया था, P बराबर V/I होता है, V²/RV होता है, I²RV होता है ना। समझ बताइए। जैसे P बराबर V/I हो गया, तो V बराबर I/R लिखेंगे यहाँ पे, तो I बराबर V/R हो जाएगा। तो अगर मल्टीपल करेंगे तो P बराबर V²/R आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह विद्युत ऊर्जा, देखिए किसी परिपथ में जो ऊर्जा व्यय होती है, तो क्या एक विभवांतर हो गया, धारा हो गया और समय। जब गुणनफल होगा, किसका, विभवांतर, धारा और समय का जो गुणनफल होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। इसे किस में हम डिनोट करते हैं, इसमें हम किलोवाट घंटा में इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी दर्शाते हैं। क्लियर। किस में दर्शाते हैं, किलोवाट घंटा में इसे क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं, यानी दर्शाते हैं। क्लियर। चलिए देखिए, E बराबर क्या होता है, VIT, मतलब जो हमारा पावर का फार्मूला है उसमें हमारा T जुड़ जाएगा बस, तो ये विद्युत ऊर्जा आ जाएगा। तो E बराबर VIT बराबर I²RT और V²R/T। ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम किरचॉफ के नियम पर। किरचॉफ का नियम क्या बोलता है। पहला है कि किरचॉफ का नियम जटिल पदार्थों के DC परिपथों के लिए नियम लागू होता है। ठीक है। इसमें किसी जटिल पदार्थों के DC परिपथों के लिए नियम लागू होता है। पहला नियम है किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि का नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ के नियम जो होता है, तो किरचॉफ के नियम को क्या बोलते हैं, संधि का नियम भी बोला जाता है। ठीक है। किरचॉफ का जो विद्युत धारा का नियम होता है उसे संधि का नियम कहते हैं। संधि का नियम ये किस पर आधारित होता है, तो आवेश संरक्षण के पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, तो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, ये किस पर, इसको क्या बोलते हैं, तो लूप या पास का नियम बोलते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किसके पे, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। क्लियर। तो देखिए, यहाँ कह रहा है कि जो किरचॉफ का जो नियम होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर लागू नहीं होता है। पहले क्वेश्चन ये देख लीजिएगा कि किरचॉफ का जो रूल होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का मतलब ये होता है, जैसे आपका प्रतिरोध हो गया, प्रेरकत्व हो गया, धारिता हो गया, ये पूरी संरचना में फैली होती है। जैसे प्रतिरोध हो गया तो पूरा जो हमारा क्लोज सर्किट होगा, तो उसमें हमारा क्या होता है, फैला होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल फैला होता है। तो उसमें क्या है, ये हमारा फैला हुआ होगा। क्लियर। तो इसके लिए लागू नहीं होता है हमारा किरचॉफ का नियम। ठीक है। कहाँ के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए लागू नहीं होता है। पहला है किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये विद्युत धारा है। देखिए ये धारा यहाँ से आ रही है ना, नोड की तरफ आ रही है, ये नोड से बाहर जा रही है, ये नोड की तरफ आ रही है, ये नोड से बाहर जा रही है, ये नोड की तरफ आ रही है ना। तो नोड से जाने वाली जो धारा होती है उसको पॉजिटिव देंगे। जो यहाँ नोड है हमारा, जो इधर धारा जा रही है, तो नोड से जाने वाली जो धारा होगी वो पॉजिटिव रहेगा, और नोड पर जो आने वाली धारा होगी वो निगेटिव की धारा होगी। क्लियर। तो देखिए, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो आने वाली धारा I1 और प्लस I3 है, प्लस I4 है, और जाने वाली धारा I4 है, ये I2 है ना। जाने वाली धारा I2 है और I5 है, तो I2 प्लस I5। जब इसको इधर लाएंगे तो I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I4 बराबर I5 बराबर 0। क्लियर। इस तरह से हम इसका हम बीजगणितीय योग क्या कर देंगे, शून्य कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम शून्य कर लेंगे। क्लियर हुई बात। चलिए,
फिर आते हैं किरचॉफ का वोल्टता का नियम। किरचॉफ का वोल्टता का जो नियम है इसे लूप या पास का नियम बोलते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पे? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है ना। देखिए किरचॉफ का बंद परिपथ में वोल्टेज तथा प्रतिरोध क्रॉस वोल्टेज है ना ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी सिग्मा भी के बराबर K1 माइनस सिग्मा बी बराबर 1 आई आर बराबर 0 बी। ठीक है, ये किरचॉफ का वोल्टेज नियम है। क्लियर होगी बात। चलिए अब आते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है तो पहला देखिए व्हीटस्टोन जो सेतु होता है यह पूछता है कि अज्ञात प्रतिरोध के लिए लागू होता है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। 3 प्रतिरोधों का मान, एक का मान कैसा होता है? 3 प्रतिरोधों का मान हमें दिया रहता है, एक प्रतिरोधों का मान ज्ञात करना रहता है। तो ये है हमारा P/Q बराबर R/S या S बराबर RQ/P हो जाएगा। ठीक है, ये बैटरी है ना। समझ में आई। व्हीटस्टोन सेतु किसके लिए? अज्ञात प्रतिरोधों के लिए किया जाता है। इसमें क्या है, जब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान शून्य हो तो सेतु संतुलन में होगा। कह रहा है जब गैल्वेनोमीटर में जिसमें धारा होती है वो अगर शून्य हो तो सेतु क्या होगी? संतुलन में होगी। यह माध्यम प्रतिरोध 1 ओम से लेकर के 0.1 मिली ओम को मापन करता है ना। मिली ओम मापन करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम संधारित्र के बारे में कि संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र जो होता है कोई भी 2 प्लेट है ना, कोई भी 2 प्लेट है, जैसे कोई भी 2 प्लेट धातु की है, वो विद्युत रोधी या परावैद्युतांक द्वारा अलग होती है, उसे संधारित्र कहते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा, ये संधारित्र क्या होती है? ये संधारित्र जो होता है विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे विसर्जित भी करती है। ठीक है, एकत्रित करेगी और आवश्यकता पड़ते हुए भी उसको क्या कर देगी? विसर्जित करने वाला ये यंत्र होता है। ठीक है, एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। जो हमारा कैपेसिटर होता है ये एसी तथा डीसी दोनों पर काम करता है। यह डीसी को रोकता है। किसको रोकता है? डीसी को रोकता है तथा एसी को प्रवाहित करता है। ठीक है, समझ बात आई। ये पूछेगा क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं धारिता क्या होती है। संधारित्र के विद्युत संग्रह के गुण, जो हमारी कैपेसिटी जो होती है संधारित्र की, उसको क्या करते हैं? धारिता कहते हैं। धारिता C बराबर होता है Q/V। इसका SI मात्रक फैरड। यह एक अदिश राशि होती है। इसका फिर मात्रक एक और भी होता है, जैसे Q जो कूलाम, B का वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड और 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10⁻12 फैरड। ठीक है, इसकी जो छोटी इकाई जो होती है तो उसको माइक्रोफैरड तथा पिकोफैरड के रूप में हम जाना जाता है। किस में जाना जाता है? माइक्रोफैरड या पिकोफैरड के रूप में हम जानते हैं। क्लियर हो रही है बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं कि यहाँ गोलाकार चालक की जो हमारी गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ने पर धारिता कैसे बढ़ती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर हुई बात। चलिए यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है कि C बराबर 4πε0r दिया है ना। C बराबर 4πε0r। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आपका, देखिए दिया है कि C बराबर 4πε0r। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि हम गोलाकार चालक की त्रिज्या की धारिता अगर हम बढ़ाएंगे, अगर हम इसकी धारिता बढ़ाएंगे तो हमारा रेडियस भी बढ़ेगा। अगर धारिता तो कम कर देंगे तो रेडियस भी कम होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ने पर धारिता बढ़ेगी, घटेगी या कम होगी? तो धारिता हमेशा बढ़ेगी। क्लियर हुआ बात। फिर उसके बाद आता है कि पृथ्वी की जो वास्तविक रूप से धारिता जो होती है अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। क्लियर होगी बात। ठीक है, देखिए समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता क्या होगी। देखिए ये समांतर हमारा प्लेट दिया हुआ है, इसके बीच और इसके बीच प्लस पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव इनके बीच की दूरी d है। ER आपका परावैद्युतांक का कोई माध्यम है ना। तो C बराबर ε0 ε1 A/D
किसी माध्यम में क्या है, ये किसी भी माध्यम के लिए होता है। ये जो फार्मूला होता है C बराबर एप्साइलन 0 एप्साइलन 1 A/D किसी भी माध्यम के लिए होता है। क्लियर हो रही बात। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि C बराबर क्या होता है, एप्साइलन 0 A/D बराबर फैराड हवा का माध्यम के लिए ये होता है। हवा का माध्यम के लिए ये वाला आपका होता है C बराबर एप्साइलन 0 A/D। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा में संधारित्र में ऊर्जा का संग्रह क्या होता है। तो ऊर्जा का संग्रह का फार्मूला होता है हाफ CV²। ठीक है। संधारित्र में ऊर्जा का संग्रह संधारित्रों के संयोग के क्या होता है ना, संधारित्रों के, हाँ, तो संधारित्र में ऊर्जा का जो संग्रह होता है हाफ CV² होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं संधारित्रों के संयोग क्या होता है। देखिए संधारित्र का जो संयोग होता है, पहला होता है श्रेणी क्रम में, दूसरा क्या होता है समांतर क्रम में। क्लियर हो बात। पहला क्या होता है श्रेणी क्रम में, दूसरा क्या होता है समांतर क्रम में। क्लियर। चलिए देखिए हम क्या करते थे, इसमें क्या करना है कि श्रेणी क्रम में जो आपका दिया हुआ है, तो श्रेणी क्रम में हमारा क्या होता था, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो R बराबर होता था, R बराबर क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस, पेज नहीं चल रहा है फ्रेंड, R2 प्लस R3 होता था। बट यहाँ पे जो है जो हमारी धारिता संधारित्रों के कंडीशन में अगर हम श्रेणी क्रम में लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3 अपोजिट होता है। समझ बात आ रही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो श्रेणी क्रम में हमारा, तो श्रेणी क्रम में जो समांतर क्रम का होता है वो उल्टा हो जाता है। देखिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3 1/C4, ये क्या होता था, ये प्रतिरोध के समांतर क्रम में होते थे। बट इसमें क्या होंगे, श्रेणी क्रम में जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, देखिए श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है लेकिन वोल्टता भिन्न भिन्न होती है। देखिए एक फार्मूला जो होता है, देखिए हमने बताया था कि I बराबर क्या होता है Q/T होता है ना। उसमें क्या था कि धारा समान थी। जब धारा समान होगा तो कूलाम भी, ये हम ट्रिक वैसे होगा नहीं बट हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आवेश क्यों समान हो गया, वहाँ क्या था, प्रतिरोध में धारा समान थी तो यहाँ आवेश समान हो जाएगा। ठीक है। और वोल्टता भिन्न होगी। श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम संधारित्र में आवेश समान होगा और वोल्टता भिन्न भिन्न होगी। इस बात का ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आता है और 100% आएगा एग्जाम में। समझ बात आ रही है, बिल्कुल। इसके बाद समानांतर क्रम में देख लो। समानांतर क्रम में क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। ठीक है। सभी संधारित्र पर वोल्टता का मान समान होगा, आवेश भिन्न भिन्न होंगे। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट नीचे हो जाएगा। यहाँ वोल्टता भिन्न भिन्न था, यहाँ वोल्टता समान हो जाएगा। यहाँ आवेश समान है, यहाँ आवेश भिन्न होगा। क्लियर हो रही है बात, इतनी क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए फिर आते हैं सेल। सेल क्या होती है, सेल हमारी रासायनिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, सेलों को डिस्चार्ज करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जाता है। जब सेलों को डिस्चार्ज करने के बाद पूरा आवेशित नहीं कर सकते उसे प्राइमरी सेल कहते हैं। जैसे लैक्सलांसे सेल, एडिशनल सेल, डेनियल सेल, बुनसेल सेल और मरकरी, इतना। फिर उसके बाद क्या आता है कि सेकेंडरी सेल, इसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज करने के बाद भी उसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। जैसे सीसा अम्ल संचायक सेल, निकिल कैडमियम सेल, लिथियम आयन सेल, निकिल मेटल ऑक्साइड सेल इत्यादि। क्लियर हुआ। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर पता चल गया। ठीक है। बैटरी क्या होता है, बैटरी का संयोग ही बैटरी कहते हैं। मतलब जो बैटरी का कंबाइंड जो होता है उसे बैटरी बोलते हैं, है ना। अरे सॉरी, जो बैटरी क्या होता है कि ये जो सेल होते हैं हमारे, सेल का जो हमारा संयोग होगा, मतलब जो कंबाइंड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, बैटरी कहेंगे। क्लियर होगी बात। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, यहाँ से वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ इसका प्रतिरोध कैपिटल R, और यहाँ से हमारी जो धारा है फ्लो हो रही है, यहाँ से हमारी धारा फ्लो हो रही है, इस गई आंतरिक रेजिस्टेंस में गई, फिर विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, फिर यहाँ से आपका रिटर्न हो गई।
तो कैपिटल इस पे फार्मूला पे पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है इस पे, ठीक है। क्वेश्चन इस पे पूछता है कि आंतरिक प्रतिरोध दे देगा और ये धारा का दे देगा और ई का मान भी दे देगा, बोलेगा कि वाय प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ई बराबर सेल का विद्युत वाहक बल है, स्मॉल आर बराबर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आई बराबर धारा है और कैपिटल आर बराबर वाहक प्रतिरोध दिया हुआ है। क्लियर। तो इसका जो फार्मूला होता है, स्मॉल आर बराबर होता है कैपिटल ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर हुआ बात। इस क्वेश्चन इस पर याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। क्लियर। चलिए देखिए चुंबक क्या होता है ना। चुंबक के बारे में हम बात करेंगे कि चुंबक हमारा होता क्या है। देखिए चुंबक वह लौह तथा अलौह युक्त धातु को अपनी ओर आकर्षित तथा धागे में बांधकर स्वतंत्रता लौटाया जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहता है। किस में रहता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ही ये रहेगा। जैसे ये नॉर्थ साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ अगर आ गया तो ये आकर्षण होगा, क्योंकि यह यहाँ विपरीत क्या हो गया, ध्रुव आ गया। यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ है, तो यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करें, नॉर्थ और साउथ को ले आए, तो यहाँ आपका हो जाएगा, ये नॉर्थ आ गया है ना, नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि समान पुल आ गए, समान ध्रुव आ गए। क्लियर। अब देखिए चुंबक के प्रकार। चुंबक हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, जैसे मैग्नाइट हुआ, Fe3O4 हुआ, फिर लोडस्टोन हुआ, ये सब होते हैं। कृत्रिम चुंबक जिन चुंबकों को किसी चुंबकीय विधि से द्वारा पृथक किया जाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक में दो प्रकार का होता है, एक स्थायी चुंबक होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। स्थायी चुंबक में आपका इस्पात हो गया, सिलिकॉन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, डायनामो, लाउड स्पीकर में करते हैं। और स्थायी में क्या हो गया, नर्म लोहा हो गया, सिलिकॉन लोहा हो गया, मिश्र धातु का प्रयोग हो गया। इसका विद्युत घंटी और चुंबकीय क्रेनों में किया जाता है और मोटरों में किया जाता है। किसका, अस्थायी। अस्थायी किसका, अस्थायी चुंबक का। ठीक है। इसके बाद चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, जैसे लोहा, इस्पात, निकिल, जो जो मतलब अपनी ओर आकर्षित कर ले। अनुचुंबकीय जो अपनी ओर आकर्षित नहीं करे, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, मैंगनीज अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जैसे बिस्मथ, एंटीमनी, पीतल, है ना, ये कुछ गुण होता है, हल्के से गुण होता है। वैसे ये भी सेम अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति वर्क करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद काल्पनिक वक्र है। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर मूव करती है। चुंबकीय बल रेखाओं का गुणधर्म क्या होता है। पहला देखिए, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव घुसती है। जैसे चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की घूमती है। जैसे यहाँ पर हो गया चुंबक के जैसे चुंबक के बाहर, जैसे यहाँ से होगा हमारा, तो यहाँ से पहले उत्तरी ध्रुव से निकलेगी बाहर, फिर दक्षिणी ध्रुव में हो जाएगी, फिर अंदर से घुसेगी तो साउथ से घुसेगी तो नॉर्थ से निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ, समझ बात आई। सभी चुंबकीय बल रेखाएं पथ एक बंद परिपथ में बनती है। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, है ना। चुंबकीय बल रेखाएं अपना परिपथ किसी चुंबकीय पदार्थ के माध्यम से पूरा करती है। चुंबकीय बल रेखाएं में क्या होता है, तनाव होता है, कि जिसमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है, वहाँ कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी वहाँ कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है, सातवां जो है आपका गुणधर्म कर रहा है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। समझ बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारा रहा पार्ट 3 का, और आपका पार्ट 4 भी आएगा। पार्ट 4 हम अपलोड करेंगे। इसमें क्या पढ़ाना है हमको पार्ट 4 में फ्रेंड्स आपको पढ़ाना है, अभी चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ानी है ना, पढ़ा दिया। चुंबकीय फ्लक्स पढ़ानी है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, उसके बाद फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, उसके बाद लेंज का नियम, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है।
तो वीडियो को यहीं रोकते हैं फ्रेंड्स, पार्ट 4 लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा इसका पार्ट 4 का। ठीक है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम तो ऐसे टलते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे एग्ज़ाम नहीं कराया है। सर्वर डाउन इशू बोल रहा है कि सर्वर इशू होगा, ये हो गया वो हो गया। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम लगे रहेंगे, जब तक जॉब नहीं होगी तब तक लगे रहेंगे। इसलिए हिम्मत मत हारिए, इसी मंथ में शायद हो जाए आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, नया सिटी इंटीमेशन जारी होगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लगे रहिए, फिर नर्वस मत होइए, नर्वस हो जाएंगे तो फिर परिवार वाले भी नर्वस हो जाएंगे, इसलिए आप जज्बा रखिए, ठीक है, और सिलेक्शन लेकर जाइए। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि अभी बना रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।